स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने संज्ञा को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम लोग बेटा सर्वनाम को कंप्लीट करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व किया होगा और आपके लिए वो वीडियो बेहद मददगार साबित हुआ होगा। आज की क्लास में हम सर्वनाम को पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग लास्ट क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि भैया जो सर्वनाम है वो भी कैसा है, एक प्रकार का विकारी शब्द है। तो चाहिए आइए उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसा आपको सामने लिखा दिख रहा है बेटा सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द के अगर अर्थ की बात करें तो सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। बेटा पहली चीज आपको याद रखनी है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबका नाम। दूसरा है अगर हम सर्वनाम का संधि विच्छेद करें तो किस प्रकार ये सबका नाम आ रहा है। तो सर्व प्लस नाम, सर्व का अर्थ क्या होता है, सबका। नाम का अर्थ होता है नाम या फिर संज्ञा, जैसा कि लास्ट में ही हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम होता है। और अगर हम बात करें भैया सर्वनाम किस प्रकार का शब्द है, तो सर्वनाम एक प्रकार का विकारी शब्द है। कैसा शब्द है, विकारी शब्द है। अब सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। सबके नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम। सबके नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। दूसरी परिभाषा आपने बचपन से पढ़ रखी होगी, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम। उदाहरण समझ लेते हैं। सीता खेल रही है इसलिए सीता पढ़ने नहीं आई। आपके सामने उदाहरण लिखा है, सीता खेल रही है इसलिए सीता पढ़ने नहीं आई। तो सीता के स्थान पर हमने किसका प्रयोग कर लिया है, वह का। तो जो शब्द संज्ञा, जैसा आप जानते हैं सीता क्या है, एक संज्ञा। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, सर्वनाम सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम एक प्रकार का विकारी शब्द है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब हम लोग सर्वनाम के भेदों पर डिस्कशन कर लेते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। कई बार पेपर में ये बहुत ज्यादा समस्याएं क्रिएट करता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं सर्वनाम का वर्गीकरण। सर्वनाम का वर्गीकरण, सर्वनाम का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्वनाम के प्रकार। सबसे पहला जो आएगा बेटा वो आएगा सर्वनाम के प्रकार। सबसे पहला आएगा सर्वनाम के प्रकार। अगर हम सर्वनाम के प्रकारों की बात करें तो सर्वनाम के 11 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 11 प्रकार होते हैं। ये कौन कौन से 11 होते हैं, तो जैसा कि आप लिखा दिख रहे हैं, मैं, अगला क्या है बेटा, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और अंतिम रूप से क्या है बेटा, क्या। तो सबसे पहले सर्वनाम के वर्गीकरण में हम लोगों ने सर्वनाम के प्रकार देखे। तो सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के 11 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो सर्वनाम का पहला वर्गीकरण खत्म हो गया। अब हम दूसरे वर्गीकरण पर चर्चा करते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के भेद। तो बेटा व्युत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के दो भेद होते हैं। पहला आएगा मौलिक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम आएगा, मौलिक सर्वनाम। और अगर हम दूसरे भेद पर चर्चा करें तो दूसरा भेद होता है यौगिक सर्वनाम। पहला आएगा मौलिक सर्वनाम और दूसरा कौन सा आएगा, यौगिक सर्वनाम। ये क्या होते हैं, तो जब भी बेटा हम किसी वाक्य में इन 11 सर्वनाम में से किसी भी सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं, जैसे मैं खेल रहा हूं,
और पूछेगा व्युत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो ये जो 11 सर्वनाम आपको लिखे दिख रहे हैं, इन 11 सर्वनामों का जब प्रयोग हम वाक्य में करते हैं तो वो किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? मौलिक सर्वनाम। जैसे कि लिखा है मैं, जैसा कि आपके सामने लिखा है तू। तो ये जो दो हैं, ऐसे ही ये जितने भी 11 हैं, ये सब किसके अंतर्गत आने वाले हैं? ये मौलिक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले। अगला है बेटा यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम क्या होता है? जब मौलिक सर्वनाम को लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तित कर दिया जाता है तो इससे बनने वाले सर्वनाम को यौगिक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बेटा मैं से बन गया मेरा, मैं से क्या बन गया? मेरा। जैसा कि आप जानते हैं रा री रे कारक में जब इसका प्रयोग किया जाएगा तो कारक के साथ ये संयुक्त होकर किस सर्वनाम को जन्म देगा? यौगिक सर्वनाम। जैसे तू से बन गया तेरा, तू से क्या बन गया? तेरा। तू से बन जाएगा तुझको। तो ये जितने भी सर्वनाम हैं वो किस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे? यौगिक सर्वनाम। तो अगर मूलतः परिभाषा और जड़ों पर जानने का प्रयास करें तो व्युत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के दो भेद होते हैं, मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। जब इन 11 सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है तो मौलिक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जब इन 11 का परिवर्तन लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर किया जाता है तो उससे जिस सर्वनाम का जन्म होता है, जिस सर्वनाम की उत्पत्ति होती है, उसे यौगिक सर्वनाम के अंतर्गत पड़ता है। तीसरा और अंतिम आएगा बेटा प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद। अगर हम प्रयोग के आधार पर सर्वनाम भेदों पर चर्चा करें तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? 6। सबसे पहला आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला कौन सा आएगा? पुरुषवाचक। दूसरा कौन सा आएगा बेटा? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। तीसरा कौन सा आएगा बेटा? अनिश्चयवाचक। चौथा कौन सा आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा कौन सा आएगा? निजवाचक सर्वनाम। और छठा और अंतिम आएगा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो अगर आपको सर्वनाम से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो प्रश्नों के 3 आधार हो सकते हैं। सबसे पहला, सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? तो सर्वनाम के 11 प्रकार होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कुछ, कोई, क्या। अगर कोई पूछे व्युत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो व्युत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के 2 भेद होते हैं। पहला मौलिक सर्वनाम, दूसरा यौगिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो 11 मूलतः सर्वनाम होते हैं, जब वाक्य में उनका प्रयोग किया जाएगा तो वो मौलिक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। यौगिक सर्वनाम क्या होता है? जब मौलिक सर्वनाम में लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर विकार यानी परिवर्तन करके प्रयोग किया जाए तो ऐसे सर्वनामों को यौगिक सर्वनाम के अंतर्गत कहते हैं। और अगला है जो लास्ट है, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद। तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। अब एक एक करके इनको पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम आपको 2 मिनट के अंदर ये भी बता देंगे कि आप कैसे सर्वनाम को आसानी से छांट सकते हैं। केवल 2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन उससे पहले डिटेल्ड एक बार पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, हमने आपको बताया प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इन 6 भेदों को देखते हैं। सबसे पहले प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। सबसे पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। पांचवा कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के प्रयोग के आधार पर कितने भेद हैं बेटा? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद होते हैं? 3। सबसे पहला कौन सा आएगा? उत्तम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष। और तीसरा क्या आएगा बेटा? अन्य पुरुष। ये आगे पीछे हो गया है। सबसे पहला आएगा उत्तम पुरुष, दूसरे नंबर पर आएगा मध्यम पुरुष और तीसरे नंबर पर बेटा क्या आएगा? अन्य पुरुष। तो ये सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद बता दिए? 3 बता दिए। अब एक एक करके इनको क्लासिफाई करेंगे, एक एक करके इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे और आपके एग्जाम में इन्हीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो सर्वनाम है जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, वक्ता का मतलब बोलने वाला,
श्रोता का मतलब सुनने वाला, किसी अन्य के लिए या स्वयं के लिए करता है तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब लेखक या वक्ता स्वयं के लिए बात करेगा, स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा, सामने बैठे व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा, किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा, उसे हम किस सर्वनाम के अंतर्गत पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगर पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत देखें कौन कौन से सर्वनाम शब्द आ रहे थे, तो शुरुआत में सर्वनाम के 11 प्रकार थे। उन 11 प्रकारों में से ही ये आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत पढ़ते हुए मिलेंगे। सबसे पहला क्या आ सकता है बेटा पुरुषवाचक में? मैं, दूसरा हम, तीसरा तू, चौथा बेटा तुम, पांचवा आप, छठा यह का बहुवचन ये, वह का बहुवचन क्या हो गया? वे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग लेखक या वक्ता स्वयं के लिए तथा सामने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग में लाता है, ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। पुरुषवाचक में कौन कौन से आएंगे? मैं, तू, आप। मैं, फिर तू, आप, तुम, यह, ये, वह, वे। आप इनको रटने से ज्यादा बेटा समझने पर बल देना। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सर्वनाम बहुत आसान लगेगा, लेकिन अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो दो दो जगह प्रयोग में लाए जा रहे हैं। अगर आप भाषा को समझने की कोशिश करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं? उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3। सबसे पहला कौन सा है? उत्तम। दूसरा कौन सा है बेटा? मध्यम। तीसरा कौन सा है? अन्य। अब हम देखते हैं कि उत्तम पुरुष क्या होता है। उत्तम का मतलब श्रेष्ठ होता है। आप देखिएगा आज के समय में हर व्यक्ति स्वयं को ही श्रेष्ठ बताता है। जब लेखक या वक्ता सिर्फ स्वयं के बारे में बात करे, अपने बारे में बात करे, तो ऐसे सर्वनाम को उत्तम पुरुष सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाता है। लेखक या वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जिन शब्दों का प्रयोग लेखक या वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहा जाता है। अब प्रश्न ये होता है भैया कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम आएंगे? तो बेटा उत्तम पुरुष के अंतर्गत दो सर्वनाम आते हैं, एक आता है मैं और दूसरा आता है हम। उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन से सर्वनाम आते हैं? दो आएंगे, मैं और हम। मैं आएगा एक वचन के लिए। मैं किसके लिए आएगा? एक वचन के लिए। और हम आएगा बहुवचन के लिए। बहुवचन के लिए। कुछ स्थानों पर स्वयं के लिए हम का प्रयोग करते हैं ताकि समाज में एक वर्चस्व स्थापित हो सके, आपको सामने वाले को पता लग सके कि सामने जो बैठा व्यक्ति है वो ताकतवर है। कहते हैं कई बार आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से बाहर निकलेंगे किसी अन्य राज्य में तो वहाँ हम का प्रयोग किया जाता है, स्वयं के लिए मैं का प्रयोग नहीं किया जाता। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन से दो सर्वनाम आते हैं? मैं और हम। उदाहरण देखते हैं, मैं पढ़ रहा हूं। तो आप ध्यान से अगर देखें तो इसमें किसका प्रयोग किया गया है? मैं का प्रयोग किया गया है। और मैं पुरुषवाचक सर्वनाम में किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? उत्तम पुरुष। जब लेखक या वक्ता स्वयं के लिए किसी शब्द का प्रयोग करे तो ऐसे शब्द को उत्तम पुरुष की श्रेणी में रखा जाता है। अगला, हम खेलने जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर भी आपको वाक्य में हम लिखा दिख रहा है। खेलने जा रहे हैं तो हम में ढेर सारे लोग होंगे, 4-5 लोग, और लेखक या वक्ता बोलने वाला भी तो जा रहा है। जब लेखक या वक्ता खुद किसी कार्य को संपन्न करता है तो उसे उत्तम पुरुष की श्रेणी में रखा जाता है। अब लेखक या वक्ता उनके साथ जाने की कोशिश कर रहा है और वो संख्या में ढेर सारे हैं तो उसकी जगह हम का प्रयोग कर दिया। अगर लेखक या वक्ता खुद करने जा रहा होता और अकेला होता तो एक वचन का प्रयोग करते, और एक वचन उत्तम पुरुष का क्या होता है बेटा? मैं। तो ये हमारा था उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या था? जब लेखक या वक्ता किसी कार्य को संपन्न करता है और खुद करता है तो उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? उत्तम पुरुष। अब कई बार पेपर में परेशान करने वाली चीजें आपके लिए आ जाती हैं तो इनको समझना बहुत जरूरी है। अब हम लोग उत्तम पुरुष मैं एक वचन सर्वनाम है, आपको पता है। अब हम इसका परिवर्तित रूप देखेंगे। जैसा कि आपने देखा था एक मौलिक थे, एक यौगिक थे। कई बार पेपर में यौगिक सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों को पूछता है। कैसा प्रश्न पूछता है? जैसे कि आपको पता है मैं आपको पता है कि मैं उत्तम पुरुष है। मैं का कर्ता कारक में परिवर्तित रूप क्या होगा? मैंने। तो जैसे मैंने पढ़ लिया है। अब ये प्रश्न आ गया मैंने पढ़ लिया है, तो आप तो परेशान हो गए कि भैया हमने तो मैं पढ़ रखा था, ये मैंने क्या हो गया? तो मैंने का अर्थ क्या होता है? लेखक या वक्ता स्वयं किसी क्रिया को संपन्न कर रहा है, कार्य को स्वयं कर रहा है।
जब स्वयं कर रहा है तो उत्तम पुरुष हो गया, साधारण सी बात है। पर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको एक आइडिया जरूर लग जाएगा कि पेपर में ये भी पूछा जा सकता है। तो मैं का परिवर्तित रूप क्या होगा? मैंने होगा। ठीक उसी प्रकार कर्म कारक में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो मैं का परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा? मुझे, या फिर क्या हो जाएगा? मुझको। ठीक उसी प्रकार करण कारक में मैं का परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा? मुझसे। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे के नीचे अंडरलाइन कर दिया गया तो आपको पता लग जाएगा कि भैया ये उत्तम पुरुष की बात कर रहा है, क्योंकि लेखक क्या, वक्ता अपने बारे में बात कर रहा है कि उससे नहीं पढ़ा जाता है। अगला है मेरे द्वारा। फिर बेटा संप्रदान कारक में मैं का परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा? मुझे, मुझको, मेरे लिए। अपादान कारक में परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा? मुझसे। संबंध कारक में मेरा, मेरी, मेरे, और अधिकरण कारक में मैं का परिवर्तित रूप मुझ में, मुझ पर। तो ये था मैं का परिवर्तित रूप। और मैं का परिवर्तित रूप यानी ये मैं के जितने भी आपको लिखे दिख रहे हैं वो यौगिक सर्वनाम। कैसे सर्वनाम है? यौगिक। तो मैं तो एक वचन था, हम का देख लें। हम तो आपको पता है बहुवचन के लिए आएगा उत्तम पुरुष। हम का क्या होगा? हमने, हम लोग, हम लोगों ने, हमें, हमको, हम लोगों को। अगर करण कारक में देखें तो हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से, हमको, हमारे लिए, हमें, हम लोगों के लिए। फिर बेटा अगला है हमसे, हम लोगों से, हमारा, हमारी, हमारे, और हम में और हम पर। जब आप इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको हम एक छोटी सी साधारण सी ट्रिक बता दे रहे हैं, आप बस उसको याद रखिएगा। बेटा जब भी कभी आपको मैं आपको पता है और आपको हम पता है, इतना तो आपको पता है कि ये उत्तम पुरुष में है। जब भी आपको कभी वाक्य में सर्वनाम में माँ दिख जाए, आप उत्तम पुरुष आंख बंद करके टिक मार देना, आंख बंद करके टिक मार देना, बस माँ दिख जाए। ठीक उसी प्रकार हा दिख जाए, हा दिख जाए तो ये भी तो उत्तम पुरुष की श्रेणी के अंतर्गत आता है। हा दिख जाए, चाहे आप देख ले, इसमें भी हा है, इसमें भी हा है, इसमें भी हा है, इसमें भी हा है, सब में आप देख लेंगे, सब में आपको क्या लिखा मिल जाएगा? हा लिखा मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार सब में माँ लिखा मिल जाएगा, केवल माँ पे याद रखिएगा, माँ, केवल माँ को याद रखिएगा। ये देखिए आप, सब में माँ लिखा हुआ। तो जैसे ही माँ मिल जाए आप आंख बंद करके उत्तम पुरुष टिक मार दीजिएगा। अगर माँ मिल जाए तो उत्तम पुरुष का एक वचन, और अगर हाँ मिल जाए तो उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो सबसे पहले हमने उत्तर पुरुष को खत्म करा। उत्तम पुरुष के हम लोगों ने मौलिक सर्वनाम देखे जो मैं और हम था, और फिर उत्तम पुरुष से बनने वाले यौगिक सर्वनामों पर भी चर्चा हम लोगों ने कर ली। अब अगला देखने वाले हैं बेटा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? लेखक या वक्ता स्वयं श्रेष्ठ होता है तो खुद को श्रेष्ठ साबित करता है, और सामने वाले से कहता है ठीक है तुम भी थोड़ा ठीक ठाक हो, तुम मध्यम हो, लेकिन श्रेष्ठ हम हैं। तो जब लेखक या वक्ता सामने वाले के बारे में बात करे, सामने बैठे व्यक्ति के बारे में बात करे, तो ऐसी जगह कौन सा पुरुष होता है? मध्यम पुरुष। लेखक या वक्ता जिसके बारे में बात करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए, सामने बैठा है उसके बारे में बात कर रहा है, वो सुन रहा है, तो वो श्रोता हो गया और हम वक्ता हो गए। और वक्ता सामने बैठे वाले के बारे में बात कर रहा है तो कौन सा सर्वनाम हो गया? मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए होता है उन सर्वनाम शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहा जाता है। और कितने हैं बेटा? 3। तू, तुम, आप। अगर तू की बात करें तो मध्यम पुरुष में एक वचन के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा। तुम की बात करें तो मध्यम पुरुष में बहुवचन में प्रयोग में लाया जाएगा। और अगर आप की बात करें तो आदर सूचक, अगर अपने से छोटा होगा तो तू बैठ जा, तू इधर आ जा, तिरस्कार करना होगा, तू इधर आ जा, तू भाग जा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा सामने वाले के लिए। अगर अपने समकक्ष होगा, बराबर होगा, बराबर औहदे का होगा, तो कहेंगे तुम आ जाओ, तुम चलो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम यहाँ आ जाओ, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। और अगर कोई आपसे बड़ा है पद में, कद में, पैसे में, तो आप का प्रयोग करते हैं, आप इधर आ जाइए, आप इधर बैठ जाइए। तो लेखक या वक्ता सामने वाले के बारे में जब बात करता है तो ऐसे स्थानों पर कौन सा पुरुष होता है बेटा? मध्यम पुरुष होता है। और मध्यम पुरुष में आपको केवल 3 याद रखने हैं, तू, तुम, आप। तू, तुम, आप। फिर से बोलिए, तू, तुम, आप। अब इनका उदाहरण देख लेते हैं। जैसा कि आपको वाक्य में लिखा दिख रहा है, तुम क्या खा रहे हो, तो तुम के नीचे अंडरलाइन हुआ है बेटा। तुम आपको पता है मध्यम पुरुष है। तू कब तक नहीं गया, सामने वाले से पूछ रहे हैं, सामने वाले के बारे में बात हो रही है, तो तू यहाँ पर कौन सा हो गया? मध्यम पुरुष। फिर तीसरा क्या है? आप। क्या बोला? आप बड़े हैं, सामने वाला आप आइए, आप कहाँ हैं, आप क्यों नहीं आए, आप कहाँ थे,
ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो जब लेखक या वक्ता सामने वाले के बारे में बात कर रहा होता है और वो बड़ा होता है तो आप का प्रयोग करते हैं। एक पॉइंट और याद रखने योग्य है, एक वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम हो सकते हैं। क्या बोला मैंने? एक वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसा कि आपको लिखा दिख रहा है इस वाक्य में ही देख लीजिए, तुम क्या खा रहे हो, तो तुम एक सर्वनाम है और क्या भी एक सर्वनाम है। अब आप पूछेंगे क्या कौन सा सर्वनाम है, तो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो एक बात को और याद रखिएगा कि एक वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि भैया मध्यम पुरुष में लेखक या वक्ता सामने वाले के बारे में बात कर रहा होता है, जो श्रोता होता है उसके बारे में बात कर रहा होता है। तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मैं, सॉरी माफी चाहते हैं, तू तुम आप। तू तुम आप, तू तिरस्कार बोधक है, तुम समकक्ष के लिए है, आप आदर सूचक है, आदर बोधक है। लिखा है तू का प्रयोग छोटे समकक्ष क्रोध या तिरस्कार में किया जाता है। छोटी सी बात है, याद रखने योग्य है। अब मध्यम पुरुष का भी तो परिवर्तित रूप होगा। कौन सा परिवर्तित रूप? तो मध्यम पुरुष को हम यौगिक सर्वनाम के अंतर्गत देखने वाले हैं। ये भी बहुत आसान है, आपको याद नहीं करना है बेटा, याद करेंगे तो बहुत ज्यादा समस्याएं आ जाएंगी। आपको केवल एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे, जैसे हमने माँ और हा की बताई थी, ठीक उसी प्रकार आपको पता है कि भैया ये जो मध्यम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष में तीन का प्रयोग किया जाता है, तू, तुम और आप। बस बात खत्म हो गई। तू तुम और आप। आपको क्या देखना है कि भैया इसमें ता आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, ता। बात खत्म। आपको वाक्य में लिखा मिल जाएगा। तू तुम आप नहीं मिला, आप परेशान होने लगे, पर ता वाला कुछ मिल गया। जैसे ही ता वाला कुछ मिलेगा आप फटाक से टिक मार देना, कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, मध्यम पुरुष। जैसे देखिए, तूने, तू, तूने, फिर तुझे, तुझको, तुझसे, तेरे द्वारा, तुझे, तेरे लिए, तुझसे, तेरा, तेरी, तेरे, तुझ में, तुझ पर। ध्यान से देखेंगे सब में ता का प्रयोग किया गया। तो जैसे ही ता याद आए तो वैसे ही याद आना चाहिए तू तुम आप, और वैसे ही याद आना चाहिए मध्यम पुरुष, और वैसे ही याद आना चाहिए पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर अगला देखें, इसमें भी ता है, तुम, तुमने, तुम लोग, तुम लोगों ने, तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तुम लोगों से, तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए, तुमसे, तुम लोगों से, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम में, तुम पर। तो आप ध्यान से देखेंगे कि भैया यहाँ पर ता आ रहा है। जैसे ही ता आ रहा है आंख बंद करके आप क्या मार देंगे बेटा, मध्यम पुरुष। क्या मार देंगे, मध्यम पुरुष। अगला देखते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है? जब लेखक या वक्ता किसी अन्य के बारे में बात कर रहा हो, अन्य का मतलब ना वो वक्ता हो, ना वो श्रोता हो, और कोई हो। ध्यान से समझिएगा, ना वो वक्ता हो, ना वो श्रोता हो, बल्कि कोई और हो। तो ऐसे के लिए किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, अन्य पुरुष। अब कैसे याद रखेंगे? जिसके बारे में बात हो रही होगी वो वहां पर उपस्थित नहीं होगा, ये बात आप समझ लें। लेखक या वक्ता जिसके बारे में बात कर रहा हो और वहां उपस्थित ना हो, ऐसे सर्वनाम को किस सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं, अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत। वे सर्वनाम शब्द जो लेखक या वक्ता के लिए प्रयुक्त ना होकर लेखक किसी अन्य के लिए प्रयोग में लाता है, कौन से सर्वनाम कहलाते हैं, अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी अन्य के लिए, ना लेखक है, ना वक्ता है, ना बोलने वाला है, ना सुनने वाला है। अब कौन कौन से शब्द होंगे? तो पहला आएगा यह का बहुवचन क्या होता है बेटा, ये। ठीक उसी प्रकार वह का बहुवचन क्या होगा, वे। तो आपको कौन से सर्वनाम देखने को मिलेंगे, यह, ये, वह, वे। अब उदाहरण देख लें, वह कल मुझसे मिलने आएगी। इस वाक्य में अगर आपको यहां पर वह लिखा मिल जाए तो आप तुरंत एक बार याद करिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, अन्य पुरुष के अंतर्गत यह, ये, वह, वे। तो ये जो बेटा वह आपको लिखा दिख रहा है, ये किस सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा उत्तम पुरुष, सॉरी अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद। अब अगला आ गया हमारा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है बेटा, निज। निज से समझ में आ रहा होगा, निज का मतलब होता है स्वयं की। कहते हैं ये मेरी निज संपत्ति है, ये मेरी खुद की संपत्ति है, ये मेरी निज धरोहर है, ये मेरी निज संतान है। निज का मतलब स्वयं। जिन सर्वनाम शब्दों से निजता का बोध हो, किसका बोध हो बेटा, निजता का। अभी समझ में नहीं आया, अभी आएगा।
तथा जिन शब्दों का प्रयोग लेखक या वक्ता स्वयं के लिए करता है निजवाची सर्वनाम कहलाते हैं। अब ये शब्द कौन कौन से हैं एक बार देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आप ही, स्वयं, अपने आप, स्वतः, स्वयं, खुद, खुद, ये जितने भी आपको शब्द लिखे दिख रहे हैं ये निजवाची सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैं कह रहा हूं, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, ये एक वाक्य लिखा है। तो ये अपने आप है ना, लेखक या वक्ता स्वयं कार्य को करने की बात करता है, तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को किसमें रखा जाता है? निजवाचक सर्वनाम। उदाहरण, मैं अपने आप काम कर लूंगा, तो यहाँ पर जो अपने आप है, मैं तो आपको पता है उत्तम पुरुष की श्रेणी में आ गया। यहाँ पर जो अपने आप है वो कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक, अगला, मैं स्वयं पढ़ लूंगा, तो यहाँ पर आपको स्वयं दिख रहा है, मैं तो है, मैं भी एक सर्वनाम है। जैसा कि अभी बताया, एक वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम हो सकते हैं, तो मैं तो हो गया उत्तम पुरुष। और बेटा जहां पर स्वयं, अपने आप ही जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम। अगला है आप भला। आपका मतलब स्वयं का जब भला होगा तो जन्नत का भला होगा, तो सबका भला होगा। तो आपका मतलब यहाँ पर किसका है? आप भला तो जग भला, मतलब स्वयं का भला। अब स्वयं आ गया ना, खुद का भला आ गया। जब स्वयं और खुद आ जाता है तो बेटा कौन सा सर्वनाम हो जाता है? निजवाचक। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो निजता का बोध कराते हैं, लेखक या वक्ता स्वयं के बारे में बात करने के लिए प्रयोग में लाता है, तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को किसके अंतर्गत रखा जाता है? निजवाचक सर्वनाम। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, निश्चय, श्योरिटी है, फिक्स है चीजें। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के निकट अथवा दूर स्थिति के निश्चय का बोध होता है, वहां कौन सा सर्वनाम होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब क्या है? व्यक्ति या वस्तु निश्चित है, श्योर है कि वो वही है, वो चीज उसी की है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निश्चितता का बोध कराने के लिए किया जाता है, ऐसे सर्वनाम शब्दों को किसके अंतर्गत रखा जाता है? निश्चयवाचक। उदाहरण देखते हैं, आप बस इतना याद रखना, यह और वह, यह और वह किस सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अभी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो रही होगी कि यह और वह अन्य पुरुष में भी तो आ रहा था, तो अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, विश्वास रखिए। तो यह और वह किस सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। उदाहरण, यह मेरा घर है, तो अगर यह देखेंगे, यह पर टिक कर दिया, तो यह कौन सा सर्वनाम हो गया? निश्चयवाचक। मेरा भी तो एक सर्वनाम है, तो मेरा जब अपने के लिए बात होगा तो याद करिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उत्तम पुरुष मैं से मिलकर बना था मेरा, मेरी, मेरे। अगला, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर यह और वह किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक। दूसरा, यह घोड़ा काला है, यह घोड़ा काला है, यह घोड़ा काला है, तो इस वाक्य में यह आपको लगा दिख रहा है ये। तो ये जो घोड़ा खड़ा है ये निश्चित हो गया कि ये काला है, क्योंकि मेरे सामने खड़ा है, पास में खड़ा है और हम इसके रंग को देख पा रहे हैं, तो उसके रंग की निश्चितता का बोध हो गया। तो किसी व्यक्ति और वस्तु की निश्चितता का बोध कराने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाता है। अब निश्चयवाचक का कुछ परिवर्तित रूप देख लेते हैं। बस आपको देखना है, ज्यादा इसमें 3-5 करने की आवश्यकता नहीं है, 2, 4, 10 बार 25, 30, 50 क्वेश्चन करेंगे, आपके स्वभाव में आ जाएगा पहचानना कि कितनी आसानी तरीके से आपने सीख लिया। सबसे पहले यह का परिवर्तित रूप हो गया इसने। क्या है बेटा? इसने। फिर अगला इसे, इसको, इससे, इसके द्वारा, इसको, इसके लिए, इससे, इसका, इसकी, इसके, इससे, इस पर। ये का देख लें आप लोग, इन्होंने, इन लोगों ने, इन्हें, इनको, इन लोगों द्वारा। अगर आप इन पूरे को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो शायद याद रखना थोड़ा मुश्किल हो। बस हम आपको एक छोटी सी बात बता रहे हैं, यह निश्चयवाचक है कि नहीं, यह का परिवर्तित रूप यानी बहुवचन कारक ये है कि नहीं है।
बस इतनी बात समझ लें, यह और ये मिल जाएगा तो निश्चयवाचक होगा ही होगा। साथ ही साथ इस से जुड़े आपको जितने भी मिल जाएंगे या फिर ई से जुड़े आपको जितने भी मिल जाएंगे, छोटी छोटी आंगई लगे मिल जाए, आप समझ जाना कि निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इन्होंने, जैसे क्या इन्होंने, जैसा कि हमने शुरुआत में माँ देखा था फिर हा देखा था, वैसे ही इसकी छोटी सी ट्रिक है, यह ये तो निश्चयवाचक हो गया और इसके साथ छोटी लगी मिल जाएगी तो आप आंख बंद करके मार देना कि भैया यह निश्चयवाचक सर्वनाम की ओर इशारा कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगला देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? सॉरी, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु की निश्चितता का बोध ना हो, श्योरिटी ना हो, श्योरिटी ना हो। निश्चयवाचक में श्योरिटी थी और निश्चयवाचक में श्योरिटी नहीं होगी, तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? अनिश्चयवाचक। सॉरी, अब इसमें दो शब्दों का प्रयोग होता है बेटा, पहला होगा कोई और दूसरा क्या होगा? कुछ। कोई का प्रयोग सजीव प्राणियों के लिए किया जाएगा और कुछ का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? निर्जीव के लिए। उदाहरण समझते हैं, दरवाजे पर कोई आया है। सॉरी, दरवाजे पर कोई आया है। दरवाजे पर कोई आया है, पता तो नहीं है कौन है, तो जब निश्चितता नहीं है तो अनिश्चयवाचक तो हो ही गया। अब जो कोई है वो चलकर आया होगा ना, तो वो सजीव होगा कि नहीं होगा? जब सजीव होगा तो बेटा हमने बताया ना, अनिश्चयवाचक हो और कोई हो तो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे बेटा? सजीव। अब कुछ आ गया तो कुछ पढ़ेंगे हम लोग निर्जीव के अंतर्गत। जैसे मोहन ने कुछ खाया है, मोहन ने कुछ खाया है, वाक्य में कुछ है, पता नहीं क्या खाया है, अनिश्चयवाचक हो गया। और जो खाया है वो तो निर्जीव है, वो क्या है बेटा? निर्जीव है। तो बेटा ऐसे शब्दों को हम लोग किस सर्वनाम के अंतर्गत पढ़ते हैं? अनिश्चयवाचक। जैसे कोई सज्जन आए हैं, तो कोई सज्जन आए हैं, कोई है, पता नहीं कौन है, चाचा है, मामा है, फूफा है, पड़ोसी है, दोस्त है, कौन है पता नहीं, पर सज्जन है तो कोई है, तो कोई कैसे हो गया? अनिश्चयवाचक। आप कुछ खा लीजिए, तो यहाँ पर जो आपको कुछ लिखा दिख रहा है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे आपको एक और सर्वनाम मिल रहा है, आप समझिएगा मेरी बात, सामने वाले के बारे में बात कर रहा है। आप कुछ खा लीजिए, आप कुछ खा लीजिए, आप आए हैं, आप कुछ खा लीजिए। जब आप बोल रहा है तो सामने वाले से कह रहा है। जब लेखक या वक्ता सामने वाले श्रोता से बात कर रहा होता है तो कौन सा पुरुष होता है? मध्यम पुरुष। बिल्कुल सही जवाब है। अगला, दरवाजे पर कोई आया है, कोई, पता नहीं कौन आया है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया कि नहीं? और अनिश्चयवाचक कोई किसके लिए आता है? सजीव के लिए। तुमने कुछ खाया है, तुमने कुछ खाया है, तो बेटा ये जो कुछ आपको लिखा दिख रहा है ये कौन सा सर्वनाम हो गया? अनिश्चयवाचक। अब आप कहेंगे सर आगे तुमने भी तो लगा, ये भी तो बता दीजिए चलते चलते। तो बेटा तुम सामने वाले के, तुमने, तू, तुम, आप, याद करिए, तू, तुम, आप, कौन सा पुरुष हो गया बेटा? मध्यम पुरुष हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, अनिश्चयवाचक भी खत्म हो गया। अब अनिश्चयवाचक का कुछ परिवर्तित रूप है, ये भी बहुत आसान है, हम आपको छोटी सी ट्रिक बताएंगे, आप उसी को याद रखिएगा बस। अनिश्चयवाचक में दो चीजें आएंगी, पहला आएगा कोई, दूसरा क्या आएगा? कुछ। बस इतनी बात याद रखना, का से संबंधित आपको मिल जाए। किससे संबंधित? का। देखिए, का, 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 आप जितने देखेंगे सब में का मिल जाएगा आपको। जैसे ही का मिल जाएगा तो का जो आता है वो कुछ के लिए आता है और कोई के लिए आता है, और वैसे ही आपको पता लग जाएगा भैया ये किसका है? अनिश्चय। अगला है बेटा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा है? प्रश्नवाचक। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन कौन से हैं? कब, कहाँ, कौन, क्यों, क्या, ये सारे प्रश्नवाचक हैं, और भी हो सकते हैं क्योंकि मूल रूप से तो कुछ ही थे और यौगिक हम लोगों ने ढेर सारे पढ़ रखे, तो कितने भी बनाए जा सकते हैं। उदाहरण कैसे पहचानेंगे? लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह आपको लगा मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ देखिए, तुम क्या कर रहे हो, क्या शब्द आ गया, तो क्या प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब तुम क्या कर रहे हो, सामने वाले से पूछ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, सामने वाले से पूछ रहे हो, सामने वाले से पूछ रहे हो, सामने श्रोता बैठा हुआ है उससे पूछ रहे हो तुम क्या कर रहे हो, मध्यम पुरुष, खत्म बात। तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ भी तो प्रश्न सूचक शब्द है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। और तुम सामने वाले से पूछ रहे हो, जब सामने वाले से पूछोगे तो कौन सा सर्वनाम हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये था प्रश्नवाचक सर्वनाम। अच्छा, अब वहां पर थोड़ा सा मिस हो गया था, कोई था
हाँ वही वाले हैं, काका वाले हैं, आप बस काका वाले याद रखिएगा, ज्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं, काका वाले याद रखिएगा बस हो जाएगा। अभी हम प्रश्न कराएंगे आपको, सारे प्रश्नों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगला अंतिम छठा है संबंधवाचक। जिस सर्वनाम शब्द से किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम तथा वाक्य के अन्य पदों, बस इतनी बात याद रखना, संबंध बताएगा। एक का दूसरे से क्या बताएगा, संबंध बताएगा। जब संबंध बता देगा तो किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा, सर्वनाम संबंध सूचक होगा। और प्रयोग किसका लग जाएगा, जो का। किसका प्रयोग होगा, जो का। और दूसरा कौन सा है, सो। तो जब भी कभी वाक्य में जो और सो लगे मिल जाए तो आप समझ जाना कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक। यह वो लड़का है जो मुझे जानता है, फिर से सुनिएगा, यह वो लड़का है जो, देखिए जो लगा मिल गया, कौन सा हो गया, संबंधवाचक। जो करेगा, यहां पर जो करेगा सो भरेगा, ये कौन सा सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। तो ये थे आपके 6 सर्वनाम। अगर हम 2 सेकंड में देखने की कोशिश करें, अगर आपको ट्रिक के रूप में याद रखना है, तो संबंधवाचक सर्वनाम के 6 भेद थे। पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन सा था बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे की बात करेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा था निजवाचक सर्वनाम। तीसरे की बात करें बेटा अगर, तो पढ़ा था निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथे की बात करें बेटा तो पढ़ा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवे की बात करें तो पढ़ा था प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठे की बात करें तो पढ़ा था संबंधवाचक सर्वनाम। अगर इनकी ट्रिक याद रखनी है, ये आपके सामने 6 सर्वनाम शब्द लिखे हैं, अगर आपको इनको ट्रिक में याद रखना है कि कितनी जल्दी इसे पढ़ा जा सके, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में सिर्फ इतनी बात याद रखना, मैं, तू, आप, हम, यह, ये, वह, वे, इन शब्दों का प्रयोग जब भी कभी आपको वाक्य में लिखा मिल जाए, कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक। निजवाचक में 2 शब्द मिल जाएंगे, पहला मिल जाएगा आप, स्वयं, अपने आप। जैसे मैं अपने आप पढ़ लूंगा, अब आपसे पूछा जाए भैया ये जो अपने आप है कौन सा सर्वनाम है, तो निजवाचक। निश्चयवाचक में आपको 2 मिल जाएंगे, यह और वह। अनिश्चयवाचक जब भी वाक्य में लगा मिल जाएगा तो आप पहचान जाना, कोई और कुछ, कोई सजीव के लिए और कुछ निर्जीव के लिए। प्रश्नवाचक में लास्ट में प्रश्न लगा मिल जाएगा, कब, क्यों, कहां। और संबंधवाचक में जब भी आपको जो और सो लगा मिल जाए तो आप समझ जाना कि ये संबंधवाचक है। तो ये कुछ थे सर्वनाम, और सर्वनाम के हम लोगों ने 6 भेदों को विस्तार पूर्वक पढ़ा है। अगर आपने सर्वनाम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, उसके नोट्स बना लिए हैं और याद कर लिया है, तो ये जो प्रश्न आपके सामने लिखे हुए बहुत आसान से प्रश्न प्रतीत होते हैं। बस आपको 2-3 बार क्या करना है बेटा, रिवाइज करना है। अगर आप 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसा कि सर्वनाम का पहला प्रश्न है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। अगर सर्वनाम के भेदों पर चर्चा करें तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बेटा, 6 भेद होते हैं। और इन 6 भेदों में जो सबसे पहला आएगा उसका नाम होगा बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो सर्वनाम आता है बेटा उसका नाम होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो दूसरा सर्वनाम आएगा उसका होगा निश्चयवाचक। तीसरा सर्वनाम का भेद होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा जो सर्वनाम का भेद आएगा वो आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा जो सर्वनाम का भेद आएगा उसका नाम होगा निजवाचक सर्वनाम बेटा। कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम। और छठा और अंतिम आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं तो आपका उत्तर 6 होना चाहिए। और अगर आपसे कोई ये भी प्रश्न पूछे कि भैया हमको ये बता दो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर भी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। अगर कुल आपको इस प्रकार के प्रश्न या इस प्रकार के ऑप्शन आपको लिखे मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये सर्वनाम के भेद नहीं, सर्वनाम के प्रकारों को जानने की कोशिश कर रहा है
कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, और स्टार्टिंग क्लास में ही हमने आपको बताया था कि सर्वनाम के कुल 11 प्रकार होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। अब ये 11 कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आपको पता होगा मैं होता है, दूसरे नंबर पर होता है तू, तीसरे नंबर पर तुम, चौथे नंबर पर आप, फिर यह, फिर वह, फिर जो, फिर सो, फिर अगला कौन होता है बेटा? कौन, फिर अगला कुछ होता है बेटा, फिर अगला होता है कोई, और फिर अंतिम क्या होता है? क्या। मैं तू आप, मैं तू आप, मैं तू आप, यह वह जो सो, कौन कुछ कोई क्या। देख लीजिए 1 2 3 4 6 7 8 9 10 और 1 11। तो ये सर्वनाम के कितने भेद आपको सामने लिखे दिख रहे हैं? ये भेद नहीं, ये प्रकारों पर अगर बात करी जाएगी बेटा, तो सर्वनाम के कुल कितने प्रकार होंगे? 11 प्रकार होंगे। और अगर भेदों पर चर्चा करें प्रयोग की दृष्टि से, तो सर्वनाम के कितने भेद थे? 6 भेद थे। अगला है प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो ये तो आपको पता ही होगा, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। अगला, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? निम्नलिखित 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से कोई एक सर्वनाम का भेद नहीं है। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम बिल्कुल होता है। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा, निजवाचक सर्वनाम बिल्कुल होता है। तीसरा, गुणवाचक। ये तो हमने कभी नहीं सुना है कि गुणवाचक सर्वनाम का भेद होता है। तो प्रश्न भी यही पूछ रहा है कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा गुणवाचक जो है ये बेटा सर्वनाम का भेद ना होकर ये विशेषण का भेद है। तो एक पॉइंट और याद रखिएगा, अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अभी से याद रख लीजिएगा कि भैया ये जो गुणवाचक है ये विशेषण का भेद है। किसका भेद है? विशेषण का। और प्रश्नवाचक तो सर्वनाम का भेद होता है। अगला, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ऐसे सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम की भी आपने 3 श्रेणियां देखी थी। सबसे पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम बेटा देखा था, उसका नाम था उत्तम पुरुष। क्या नाम था? उत्तम पुरुष। दूसरा जो पुरुषवाचक सर्वनाम देखा था, वो था बेटा मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष था? मध्यम पुरुष। और तीसरा और अंतिम जो पुरुषवाचक सर्वनाम देखा था, उसका नाम था अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी हमने उसके कितने भेद पढ़े? 3 भेद पढ़े। सबसे पहला आ गया उत्तम पुरुष, दूसरे नंबर पर आ गया मध्यम पुरुष, और तीसरे नंबर पर क्या आ गया? अन्य पुरुष। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, सही उत्तर बी है। अगला, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अगर सर्वनाम पर चर्चा करें तो वाक्य की शुरुआत में ही आपको क्या लिखा दिख रहा है? वे। अगर वे की बात करें तो पहले इसको भाव से समझने की कोशिश करते हैं। जब आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे हों तो कहेंगे वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो सबसे पहले आपको अगर याद होगा तो आपको पुरुषवाचक सर्वनाम आपने जरूर पढ़ा होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हमने आपको 3 प्रकार के सर्वनाम बताए थे। कौन कौन से? सबसे पहला बताया था उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष में हमने कहा था आपको 2 शब्द देखने को मिलेंगे। एक पहला देखने को मिलेगा मैं, और दूसरा देखने को मिलेगा हम। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने आपको मध्यम पुरुष बताया था। मध्यम पुरुष में हमने आपको 3 बताए थे बेटा, याद होगा। तो एक देखने को मिलेगा तू, फिर देखने को मिलेगा तुम, और अंतिम रूप से देखने को मिलेगा आप। वहीं अगर हम अन्य पुरुष की बात करें, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत अन्य पुरुष की बात करें, तो इसमें हमने आपको बताया था यह और वह देखने को मिलेगा। और यह का बहुवचन क्या हो जाएगा? ये। और बहुवचन वह का क्या होगा? वे। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, आपको वे देखने को मिला। वे किसके अंतर्गत आया? अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष किसके अंतर्गत आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, हम के विषय में कौन सा कथन गलत है? मतलब हम के बारे में 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक कथन हम के विषय में गलत है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले, हम उत्तम पुरुष है, बिल्कुल सही बात है। हम उत्तम पुरुष है, कैसे पहचानेंगे? तो भैया मैं और हम अगर बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, और पुरुषवाचक में भी कौन? उत्तम पुरुष।
और ये लिखा है सर्वनाम है, तो ये दोनों तो भैया सही हो गया तुम्हारा, उत्तम पुरुष भी है और सर्वनाम। जबकि प्रश्न कहता है कोई गलत को छांटिए। चलिए दूसरा देखते हैं। हम एक वचन सूचक है, बिल्कुल गलत है, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था। मैं उत्तम पुरुष में एक वचन सूचक होता है, जबकि हम उत्तम पुरुष में बहुवचन सूचक होता है। तो भैया यहाँ से ही गलती पकड़ी गई, यानी कि ऑप्शन बी गलत है और बी गलत है। तो प्रश्न की डिमांड भी यही थी कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन कौन सा गलत हो गया, बी। सी को और डी को भी एक बार पढ़ लेते हैं। पहली बात, बहुवचन सूचक है, बिल्कुल ठीक है, हम बहुवचन है और सर्वनाम है, ये तो बात एकदम क्लियर हो गई। डी ऑप्शन क्या कहता है, उत्तम पुरुष, बिल्कुल सही है, उत्तम पुरुष मैं और हम, बहुवचन हम, बिल्कुल सही है, और सर्वनाम है, ये बिल्कुल सही है। तो ए, सी और डी सही है और गलत कौन सा ऑप्शन हो गया, बी हो गया बेटा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। अच्छा, इसमें रेखांकित शब्द नहीं है, तो आप इसको ऐसे यहाँ इस प्रकार आप यहाँ पर रेखांकित कर लेंगे। लिखा है वह, तो जैसा कि अभी आपने देखा ही था, पुरुषवाचक सर्वनाम हमने देखा, और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 3। 3 में पहले उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा अन्य। और आपको पता है यह और वह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत अन्य पुरुष की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है बेटा, अन्य पुरुष की श्रेणी में आता है। तो संबंधवाचक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मध्यम पुरुष तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, और बेटा अन्य पुरुष इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। अगला, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, आप। अब आपके दिमाग में 2 प्रश्न आ रहे होंगे आप से संबंधित। पहला, आप याद कर रहे होंगे निजवाचक सर्वनाम में, तो अपना अपनी के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। यहाँ तो अपना और अपनी का अर्थ नहीं निकल रहा है ना, सामने वाले से कहा जा रहा है आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं, सामने वाले से कह रहे हैं। जब लेखक या वक्ता कुछ भी बात को स्पष्ट रूप से, अस्पष्ट रूप से सामने वाले व्यक्ति से कहता है, तो जो सुनने वाला होता है वो मध्यम पुरुष की श्रेणी में अंतर्गत रखा जाता है। तो क्या लिखा है, आप। अब रेखांकित जो शब्द है आप, वो किस सर्वनाम का भाग है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भैया कि ये जो आप है, आप की सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, संबंधवाचक है नहीं, जो और सो नहीं आया, निश्चयवाचक है नहीं बेटा, यह, निश्चयवाचक का मतलब समझ रहे हो, यह और वह, वो तो है नहीं। तो अंतिम रूप से कौन बचा, निज। निज का मतलब सामने वाले के बारे में बात करी जा रही है। तो आपकी सब राह देख रहे हैं में कौन सा सर्वनाम हो गया बेटा, निजवाचक सर्वनाम हो। अगला, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, मतलब 4 विकल्पों में आपको उस विकल्प का चयन करना है जो संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, जो सर्वनाम की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा भैया कि जो और सो, ये तो हमने आपको डायरेक्ट बताया ही था कि भैया जो और सो है, ये संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी के अंतर्गत आता है। फिर अगला बेटा 2-3 और ऐसे शब्दों को भी देख लेते हैं जो आपको पता लग जाएंगे कि ये सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी के अंतर्गत आते भी हैं कि नहीं। उसमें से आपको एक शब्द याद रखना है, जिसने। क्या याद रखना है, जिसने। दूसरा आपको शब्द याद रखना है, उसने। तीसरा आपको संबंधवाचक के अंतर्गत याद रखना है, जो। चौथा याद रखना है, सो। पांचवा याद रखना है, जहां। और छठा याद रखना है, वहां। ये आपको 6 शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत याद रखने। कौन कौन से हैं, जिसने, उसने, जो, सो, जहां, वहां। अब कह रहा है निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, तो बेटा जो तो है, सो भी है, हमने आपको बताया, जहां और वहां भी है, वहां भी हो गया संबंधवाचक। अगर यह की बात करें तो यह संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। तो प्रश्न उठेगा भैया यह कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो यह की अगर बात करेंगे तो ये निश्चय वाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी आता है। दूसरा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी आता है, तो उस पर अलग चर्चा करेंगे जब कभी प्रश्न आएगा कि कैसे पहचाने। वैसे आपको इतने में तो समझ में आ गया होगा कि कब यह का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के संदर्भ में किया जाएगा और कब यह का प्रयोग आप किसके संदर्भ में देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम के संदर्भ। अगला,
वह निश्चयवाचक के अपादान कारक। कौन सा कारक है? अपादान कारक का एक वचन रूप क्या है? तो सबसे पहले आपको कारक पता होना चाहिए। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से। तो अगर अपादान की बात करें तो अपादान कारक की विभक्ति है से। क्या है बेटा? से। अब वह का आपको हमने शुरुआत में ही बताया था, वह का जो बहुवचन या वह का जो परिवर्तित रूप बनता है वो बनता है उस। क्या बनता है? उस। और लास्ट में क्या लगा मिलेगा? से। क्या मिलेगा बेटा? से। तो बेटा से कैसे पहचाना? अपादान कारक की विभक्ति क्या है? से। तो आप ऐसे ही पहचान लीजिए। से किसी में लगा है क्या? तो कह देंगे हाँ भैया लगा है, पहले वाले में लगा है। दूसरा हमने आपको बताया था यह और वह का परिवर्तित रूप। तो वह का हो जाता है उस और यह का हो जाता है इस। तो उस से सिंपल सी बात है बेटा, आपको सारे दिख गए। फिर प्रश्न ये उठता है और कैसे पहचानेंगे? इसमें को लगा हुआ है बेटा, तो को कर्ता ने कर्म को, ये कर्म कारक हो गया। संप्रदान को के लिए, के लिए, के लिए, तो यहाँ पर आपको के लिए दिख गया। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं कि वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन कौन सा है? उससे। अगला, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चयवाचक जो निश्चितता का बोध कराएगा वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो आपको पता है कि ये जो यह है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। हम की बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। कोई की बात करें बेटा तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और प्रश्नवाचक के साथ साथ ये दूसरा भी सर्वनाम की श्रेणी के अंतर्गत आता है जिसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर क्या है? आप दो सर्वनाम के अंतर्गत आता है, एक निजवाचक के अंतर्गत आता है और दूसरा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। लिखा है बेटा जो करेगा सो भरेगा। जैसे ही जो, सो या जो या केवल सो आपको, या जहां वहां, जिसने, उसने, ये आपको लखे मिल जाएं तो आप तुरंत बता देंगे भैया ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो ये सर्वनाम का भेद है। और सर्वनाम का कौन सा भेद है? संबंधवाचक सर्वनाम। अगला, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। तो साधारण सी बात है, आपको पता होगा जो, सो, जहां वहां, जिसने, उसने, ये किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अभी आपको देखिए हमने लिख के दिखाए थे, जो, सो, जहां वहां, जिसने, उसने किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? वाक्य में प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगा हुआ है। अगर किस किस की बात करें तो बेटा यहाँ पर ये किसके रूप में है? सर्वनाम के रूप में है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है। और लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह है तो ये सर्वनाम के भी अंतर्गत प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। कौन सा सर्वनाम का भेद होगा बेटा? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो सर्वनाम के अंदर जो 6 प्रयोग के आधार पर भेद थे उनमें से एक भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? किस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्नवाचक शब्द के रूप में किया गया है? तो सबसे पहले जो और सो आपको पता है संबंधवाचक है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। कोई आपको पता है अनिश्चयवाचक। कोई क्या है? अनिश्चयवाचक। दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है, तो कोई अनिश्चयवाचक हो गया। और आपको यहाँ पर क्या लिखा मिल रहा है? कौन। अगर कौन की बात करें तो यह कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। आपको पता है यहाँ पर साफ लिखा दिख रहा है कौन। कौन 11 सर्वनामों के अंतर्गत आता है जब सर्वनाम के प्रकार पढ़े थे। और जो कौन है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा बेटा? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अगला, निम्नलिखित में से अप्राणीवाचक, पहले तो अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अप्राणीवाचक का मतलब जो प्राणी नहीं है। जो प्राणी नहीं है तो प्राणियों के अंदर क्वालिटी क्या होती है? सांस लेते हैं, उसके अंदर जान होती है, तो उन्हें सजीव कहते हैं। अप्राणी का मतलब निर्जीव। क्या है बेटा? निर्जीव। अब इसमें से अप्राणीवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अप्राणीवाचक सर्वनाम वो भी प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछ रहा है बेटा। प्रश्नवाचक, अप्राणीवाचक। तो सबसे पहले हमने आपको दो चीजें बताई थी, एक बताया था कोई और एक बताया होगा कुछ। क्या बताया था? एक बताया था कोई और कुछ। अगर कोई की बात करें तो हमने बताया था सजीवों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, और कुछ हमने बताया होगा आपको निर्जीवों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। याद करिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और ये पूछ रहा है प्रश्नवाचक, तो कहा है किस, कौन, कोई, क्या। किस
कौन, कोई, क्या। अगर आप फिर से प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे तो अप्राणीवाचक है पहली बात तो। कैसा है बेटा? अप्राणीवाचक। और दूसरा क्या है? प्रश्नवाचक है। तो दरवाजे पर कौन आया है, ये तो भैया प्राणीवाचक हो जाएगा। कोई आया होगा चलकर तो वो सजीव होगा, सजीव है तो हटाया। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, तो जो जितने जिन लोगों से झगड़ा कर रहे होगे वो सजीव होंगे कि नहीं होंगे, तो भैया ये किस हटा दिया। अब भैया कोई, दरवाजे पर कोई आया है, फिर से ये हो गया। अब इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या क्या होगा बेटा? तुम क्या कर रहे हो, तो ये काम है। और काम, जो काम होता है वो मनुष्य करता है। मनुष्य तो सजीव है पर जो काम है वो निर्जीव की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा क्या। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो आपको पता है, साफ साफ उत्तर दिख रहा होगा, जो और वह। जो की बात करें तो संबंधवाचक, और वह की बात करें तो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अगला, निम्नलिखित में से तू पुरुषवाचक के संबंध कारक सॉरी, निम्नलिखित में से क्या तू पुरुषवाचक के संबंध कारक, पहला संबंध कारक की आपको विभक्ति पता होनी चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से के सॉरी करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की रे, रा, री, रे का एक वचन रूप नहीं है, सॉरी नहीं है। तो तीन ऑप्शन आपके क्या होंगे, होंगे, और एक क्या होगा, नहीं। तो लास्ट में किसका प्रयोग किया गया होगा? रा, री, रे का अगर प्रयोग किया गया होगा तो संबंध कारक होगा। और अगर बेटा नहीं किया गया होगा तो नहीं होगा। चलो देखते हैं, तू में अगर रा जोड़ेंगे तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा, बन जाएगा तेरा। बिल्कुल है, तेरी, री जोड़ रहे हैं, और तेरे, ये तीनों हैं। ए ऑप्शन आपका नहीं होगा जो कि लिखा है तेरे लिए। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो आपको पता है, साफ साफ लिखा दिख रहा है आप। आप की अगर बात करें तो आप सर्वनाम की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, मैंने मेरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो ध्यान से देखेंगे, को सुधार लिया है तो बिल्कुल एकदम सही है। मैंने मेरे को, या फिर इसमें ये हो सकता है मैंने खुद को या मैंने स्वयं को सुधार लिया है। तो ये जो मैंने और मेरे है ये सर्वनाम का प्रकार है, तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि इस वाक्य में आपको दिख रही है। अगला, पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, और पिताजी जब आते हैं तो इनके लिए जितने भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सारे शब्द सम्मान सूचक होने चाहिए, क्योंकि आपसे बड़े हैं, आप उनका सम्मान करेंगे। चलिए देखते हैं, पिताजी आ रहे हैं, उसे सहारा दो, बिल्कुल गलत है। पिताजी आ रहे हैं, उस उनको सहारा दो, ये बिल्कुल सही है, उसको भी गलत हो जाएगा और उस भी सही, गलत हो जाएगा पूरी तरीके से। पिताजी आ रहे हैं, उनको सहारा दो। अगला, निम्नलिखित में से वाक्य में सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है, ऐसा भी हो सकता है, आपको सामने समझ में लिखा दिख रहा है। अब ये ऐसा क्या है, तो हमने आपको शुरुआत में सर्वनाम के भेदों में मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम पर चर्चा करी थी। तो ये यौगिक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ऐसा, वैसा। ये भी विशेषण में और विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, परेशान ना होइए। तो ये जो ऐसा है ये किसका भेद है बेटा? ये सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आता है। अगला, सीधा शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो सीधे का प्रयोग क्रिया विशेषण में हो सकता है, संज्ञा के रूप में भी हो सकता है, विशेषण में भी हो सकता है। मोहन सीधा है, सीधा का मतलब बहुत शांत स्वभाव का है। बेटा किस प्रयोग में नहीं लाया जा सकता इसे? सर्वनाम के प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। ये एक छोटी सी सीरीज थी, 25 क्वेश्चन की एक श्रृंखला थी। इस श्रृंखला में हम लोगों ने सर्वनाम के क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी क्लास जरूर पसंद आई होगी। अगर आपका जरा सा भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपको उस प्रश्न के संबंधित सभी प्रकार के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगली क्लास में मुलाकात होगी फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।